आप सभी को अभ्यास हेतु ब्रैकेट में स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो देखिए जो वर्ड से बना हुआ है जिसे थर्मो प्लस डायनेमिक्स से बना हुआ है। तो थर्मो का अर्थ क्या हो गया, हीट। तो हम लोग इसमें हीट के बारे में पढ़ेंगे और डायनेमिक्स का मतलब हो गया एनर्जी का मूवमेंट। तो जैसे कोई भी जो मैक्रो लेवल पे इसको हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कोई जैसे इंजन है, तो अगर उसमें कुछ हीट हो रहा है तो उसका हीट धीरे धीरे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट हो जा रहा है ना। तो इस तरह के रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होंगे उसमें है सो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज को शुरू करते हैं और फिर जैसे जैसे और कंसेप्ट आएगा तो उसको भी देखते जाएंगे। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि ये कंसेप्ट टेम्परेचर कंसेप्ट में होता है। देखिए जीरोथ लॉ को हम लोग देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। जीरोथ लॉ क्या बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे दो कंटेनर है, जो दोनों कंटेनर है ना एक वाल से है, सो मतलब अलग है, ठीक है, वाल से सेपरेटेड है। और ये वाल है, जिसमें मान लीजिए कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। तो कंटेनर ए और बी के बीच में एक वाल है और ये वाल कैसा है, तो ये मान लेते हैं कि एडियाबेटिक है, ठीक है, एडियाबेटिक वाल है। एडियाबेटिक में क्या होगा ना कि जो बी का में जो हीट है वो ए में नहीं आ सकता है, ए का हीट बी में नहीं जा सकता है, दोनों का हीट। जैसे हम लोग थर्मस होता है ना, जैसे हम लोग उसमें पानी भरते हैं तो वो हॉट पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें कोई सब गर्म सामान रखें तो वो गर्म ही रहता है बहुत देर तक, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो वो एडियाबेटिक कंडीशन हो गया, उसमें हीट है सो सराउंडिंग के साथ रिलीज नहीं करता है। तो ए और बी है सो एडियाबेटिक से जुड़ा हुआ है। उसमें से एक और मान लेते हैं यहाँ पे वाल है जिसमें कंडक्शन होता है। इसमें है सो क्या है कि कंडक्शन होता है, इसमें है सो हीट ट्रांसफर हो सकता है। और इसमें एक और कंटेनर सी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बी से कंटेनर सी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे सी और ए के बीच में मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी तीनों है सो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, समान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दो पड़ोसी में झगड़ा हो गया है और ये जो तीसरा बगल वाला घर है, तो ये दोनों दोनों है सो जो बगल वाला घर है उससे दोनों बात करता है, तो ये दोनों का बात एक दूसरे के पास पहुंच ही जाता होगा सी के थ्रू, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है। तो हीट का ट्रांसफर यहाँ हुआ, फिर यहाँ से ए में हो गया। इस तरह से ये तीनों क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये टेम्परेचर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकेंड। सेकेंड बोलता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, रिमेन्स सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है ना कि जैसे एक ऐसा कंटेनर है जिसमें अगर हम यहाँ पे कुछ मतलब पदार्थ या कुछ भी रख देते हैं गर्म चीज़, तो यहाँ का जो अंदर का जो एनर्जी है ना वो सराउंडिंग के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ना मास का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो ये सो मतलब क्लोज का क्लोज ही रहेगा। मतलब उसमें क्या होगा, सराउंडिंग के साथ उसका मतलब जो यहाँ पे जो हीट है वो है सो वेस्ट नहीं होगा, जो हीट है वो बना हुआ रहता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, सेम होता है। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है कि जो अंदर में जो रैंडमनेस है, जो मॉलिक्यूल्स है उसमें उसमें जो गति है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझे ना। तो जो अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों का जो जोड़ होगा वो टोटल क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। थर्ड बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन किसका कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना चाहेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे काम करता है, तो देखिए सपोज कर लीजिए कि एक ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब है सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो जो हीट दे रहे हैं एक्चुअली एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी को या हीट सप्लाइड को हम मान लेते हैं कि हम ऐसे उसको क्यू डेल्टा क्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू एनर्जी दे रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा यानी कि इसके अंदर क्या होगा,
जो वहाँ का जो मॉलिक्यूल है उसमें रेंडमनेस, यानी उसका जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ का मॉलिक्यूल्स का है, पोटेंशियल एनर्जी सब, मतलब टोटल क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसमें चेंज होगा, बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ होगा जो डेल्टा यू में होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो हो सकता है जो पिस्टन है इसका वॉल्यूम में चेंज हो जाए, थोड़ा हो सकता है पिस्टन क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो यानी कि हमारा वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर के चलते क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा। और तो जो वॉल्यूम का चेंज होगा तो उसको हम लोग ऐसे वर्क बोलते हैं। जैसे हम लोग जैसे वर्क उसमें एफ इंटू एस पढ़े थे ना, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो क्या होता है, प्रेशर इंटू डेल्टा भी, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रेशर इंटू डेल्टा भी, यानी कि प्रेशर इंटू डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी पहले यहाँ तक था अगर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसके चलते क्या हो जाएगा, कुछ वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन में लिखना चाहें कि टोटल एनर्जी कितना हुआ, सपोज करिए कि हम डेल्टा क्यू सप्लाई किए, तो हम बोल देंगे कि हमने डेल्टा क्यू सप्लाई किया, ठीक है। तो इससे ये एनर्जी कहाँ गया, जो एनर्जी सप्लाई किए डेल्टा क्यू कहाँ गया, कुछ चला गया आपका इंटरनल एनर्जी में चला गया होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि डेल्टा यू, और कुछ है सो वर्क में चला गया तो हम इसको बोल देंगे डेल्टा डब्लू, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आता है ये हमारा क्या करता है, बैलेंस करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी हम जितना सप्लाई किए थे वो सारा एनर्जी किस में गया, कुछ इंटरनल एनर्जी में चला गया और कुछ वर्क कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो हम लोग जानेंगे कि किसका कंजर्वेशन हो रहा है, तो इस एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कंजर्व हुआ, तो एनर्जी का कंजर्व हुआ। तो हम लोग ये इक्वेशन याद कर सकते हैं क्या, कि डेल्टा क्यू, यानी कि जो हम एनर्जी सप्लाई किए ये क्या है, एनर्जी जो हम लोग सप्लाई किए ये क्या होता है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, ये क्या होगा, वर्क डन। तो ये इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स। तो हीट कैन नॉट बी सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, इज स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ। तो ये किसका है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट आया था, एक कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट आया था और एक क्लॉसियस आया था। तो ये जो यहाँ हमारा दिया हुआ है ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि सपोज कर लीजिए कि एक वस्तु है, इसमें है सो बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये है, ये मान लीजिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये क्या बोलता है, कम हीट है, ये क्या है, कम हीट है उसके तुलना में। तो जो कम हीट है, जो कम हीट से हाई हीट, यानी कि 20 डिग्री वाला हीट 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो पदार्थ है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब इस हीट का फ्लो कम हीट से ज़्यादा हीट की ओर उसका फ्लो नहीं हो सकता है, यही बोलता है क्लॉसियस लॉ। तो ये भी एक पार्ट है सेकेंड लॉ का। इसके अलावा अगर जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो एक और स्टेटमेंट आता है, इसमें ये स्टेटमेंट आता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई हीट है, तो इसका है सो कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है, जैसे हम लोग का क्या स्टेटमेंट आया कि एनर्जी अगर हम सप्लाई करेंगे तो ये मतलब टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ, मतलब ये जो डेल्टा यू है यानी इंटरनल एनर्जी में खपत हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि जितना जूल हम एनर्जी सप्लाई किए हैं उतना जूल का काम नहीं होगा, यही बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। जो अभी हम बोले तो सेकेंड स्टेटमेंट कि जितना हम एनर्जी सप्लाई किए हैं वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्जन नहीं होगा, ये कौन बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और ये लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो हीट का नहीं हो सकता है, ये कौन बताया, क्लॉसियस। तो यहाँ तक हम लोग का जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेवन। तो सेवन क्या बोलता है, द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ए परफेक्ट गैस इज गिवन बाय। तो ये गिवन बाय क्या होता है, Cp माइनस Cv, ये Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R बाई जे, जे है सो जूल हो जाएगा,
और ये जो Cp है और Cv है ना, तो ये Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट मतलब प्रेशर। और ये है ये भी स्पेसिफिक हीट है इन टर्म्स ऑफ क्या है, वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। तो 9 क्या बोलता है, द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बोलता है, तो एडियाबेटिक में मतलब टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, मतलब टेम्परेचर है सो कांस्टेंट ही रहता है ये। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसमें पावर रहता है गामा, और यहाँ जो ये गामा जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पीवी रेस टू गामा, तो ये जो गामा है ना, तो गामा कुछ नहीं है, ये रेशियो है, ये Cp/Cv का क्या है, रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10। तो 10 बोल रहा है कि इन एडियाबेटिक चेंज इन ए गैस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो कौन सा वैलिड होगा, तो वही सेम चीज़ पूछ रहा है, तो पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। तो 11 क्या बोलता है कि इन आइसोथर्मल कंडीशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिटेन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आइसोथर्मल में यानी कि डेल्टा टी, तो देखिए आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, आइसोथर्मल यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0, यानी कि टेम्परेचर नहीं होगा। यदि हम टेम्परेचर नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा, इन आइसोथर्मल कंडीशन क्या हो जाता है, जो डेल्टा यू है ना 0 हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो इक्वेशन देखे थे, ये क्या था, डी क्यू इक्वल टू, अगर क्यू सप्लाइड एनर्जी है वो क्या होगा, रेंडमनेस डी यू यानी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो देखिए 12 क्या बोल रहा है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम हो मतलब कांस्टेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो रहेगा, कांस्टेंट। तो देखिए इसमें 3-4 सिस्टम है, तो इसको हम लोग सब लोग याद कर ले। जैसे मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो कोरिक, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे थर्मल मतलब टेम्परेचर आप लोग याद रख लीजिएगा। और बार, देखिए यहाँ पे बार क्या होता है, प्रेशर कैसा यूनिट बार होता है, तो हम लोग आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम बार यानी कि सेम प्रेशर है ना, और आइसोकोरिक वॉल्यूम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोकोरिक पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम है सो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। 13 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज इज थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें क्या नहीं करता है, तो ये वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। तो 14 है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, देखिए थर्मल आ गया यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आइसोथर्मल टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीजेज, तो नहीं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। बी ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो यहाँ पे टेम्परेचर घट बढ़ ही नहीं सकता है, कांस्टेंट होगा, है ना। तो टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। 15 बोल रहा है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जीज। देखिए आइसोथर्मल बोल रहा है यानी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस समय इंटरनल एनर्जी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यही वाला हम लोग तभी देखें कि डेल्टा टी अगर मतलब टेम्परेचर में चेंज आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, 0 होता है, क्या इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हम लोग डिनोट करते हैं, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है इन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16। इन एडियाबेटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू। तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन करेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। तो 17 में बोलता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखिए इन थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, वो एक्चुअली वेरी स्लोली होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आप ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर है, आपने इसमें क्या किया, हीट दिया, तो यहाँ पे है सो बहुत सारा एनर्जी क्या हुआ, सराउंडिंग में चला गया। मान लीजिए कि आप एक ऐसा सिस्टम भी बनाते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि कुछ केस में तो होता है ना कि रिवर्सिबल होता ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसा सिस्टम बना के रखे हैं, तो क्या ये जो बाहर कुकर से जो बाहर हीट आया है वो हीट वापस इसको मिल पाएगा? मिलने में बहुत टाइम लगेगा, फिर ये कूल डाउन होगा, उसके बाद है सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, इस तरह बहुत लंबा टाइम लेगा। तो ये क्या होता है, ये है सो वेरी स्लोली होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज। तो कोई भी गैस का जो इंटरनल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या होता है, सम होता है, ठीक है ना, तो ये है सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। 19 क्या बोलता है, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस द लॉस ऑफ एनर्जी इज। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो रिवर्स कर रहा है, जितना एनर्जी इन्वायरमेंट में यानी सराउंडिंग में जा रहा है वो वापस आ रहा है। रिवर्सिबल का मतलब ही हुआ कि आदान प्रदान हो रहा है, कि इधर से एनर्जी इधर गया, वो फिर इधर से एनर्जी इधर गया, इधर आ गया, है ना। तो उसमें क्या होता है, नेट जो लॉस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर ऑफ ए गैस को हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। सिंपली देख लीजिए कि मान लीजिए कोई कंटेनर में मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, अगर हम इसका क्या कर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। तो 21 बोलते हैं द फेनोमेनन ऑफ द साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज। तो देखिए साउंड प्रोपगेशन हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा बोला, ठीक है, बोला, तो ये है सो कुछ एनर्जी के साथ बोला, कुछ क्यू एनर्जी होगा, तो ये जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज किया वो सारा एनर्जी क्या होगा, जो साउंड है। तो हम लोग जैसे देखते हैं ना कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, तो ये एक सॉरी हाँ, तो इसमें क्या करता है कि एक डेंसर मीडियम बनता है, एक डेंसर बनता है और एक रेयरर मीडियम बनता है ना। तो इसमें जो डेंसर है, रेयर है, डेंसर है, रेयर है, इस तरह करके प्रोपेगेट करता है ना, धक्का, ये डेंसर वाला है सो रेयर को मारता है, रेयर डेंसर, इस तरह से बन बन के प्रोपेगेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह आवाज़ जाता है। तो इस जाने के प्रक्रम में जितना हमारा जो एनर्जी हम छोड़े थे वो सारा एनर्जी खर्च होता है इस साउंड के प्रोपेगेशन में, ना कि वो है सो हीट में रिलीज करे। तो हीट में है सो जीरो लॉस होता है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो है सो हीट में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, सारा ट्रेवल पे खर्च होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसलिए यह प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक क्यों है, क्योंकि ये हीट में रिलीज नहीं किया। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं कि मान लो कोई ऐसा कंटेनर है, इसको हम लोग इस तरह से बनाए हैं कि यहाँ का जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ यानी बाहर नहीं जा पाए, बाहर नहीं जा पाए। तो हम जो बोले हैं उस एनर्जी है, वो भी एनर्जी है सो हीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर हीट में कन्वर्ट होता तभी इधर उधर जाता। तो ये डायरेक्ट एनर्जी है तो सारा का सारा खर्च कर रहा है प्रोपेगेशन में, आगे बढ़ने में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग का साउंड कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। 22 क्या बोलता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज। तो ये क्या होता है, तो हम लोग ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यही होता है कि पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा क्या होता है, ये रेशियो है सी पी बाई सी वी का। तो सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये सी भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। तो 23 क्या बोलता है, इन साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। तो गैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। तो 24 में बोल रहा है कि इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो ये क्या होता है, इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना। तो इसमें जो हीट हम जो दिए हैं उसके क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखिए आइसो बार आ गया, तो बार क्या होता है, प्रेशर, और आइसो मतलब सेम,
तो जिसमें सेम प्रेशर होगा तो क्या होगा, तो P इज फिक्स्ड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसमें तो ना प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। तो 26 क्या बोल रहा है कि ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। तो देखिए ये बोल रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इनिशियली इसका मान लीजिए वी है, VI है, मान लीजिए कि VI इसका वॉल्यूम। फिर इसको है सो हाफ मतलब है सो कंप्रेस कर दिए। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका V फाइनल है, अब है सो V फाइनल है, पिस्टन से इसको आधा वॉल्यूम कर दिए। तो इसमें हमारा क्या रिलेशन दिया हुआ है कि VF इक्वल टू क्या है, 2VI, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फाइनल क्या है कि इनिशियल का क्या है, ओ सॉरी हाफ है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया। अगर हम 2F करेंगे, 2VF करेंगे तब क्या होगा, सेम होगा। तो VI क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ VF होगा, मतलब वॉल्यूम फाइनल का क्या होगा, दुगुना होगा। और हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मली में क्या होता है कि PV इक्वल टू, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू, इसका इतना कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है ना, तो इसको अभी याद कर लीजिए। ये यहाँ पे भी स्पेस भी कम है, तो इसमें एक्चुअली ना P1, जैसे यहाँ पे PI VI PF VF, यहाँ से आप लोग है सो PI और PF का ये निकाल लीजिएगा, क्या बोलते हैं रेशियो। उसके बाद है सो PV और यहाँ पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल गामा, और गामा 1.4 दिया हुआ, तो यहाँ से अपने निकल के आएगा। तो VI और VF क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा और 2 का पावर चल जाएगा 1.4। इतना करने के बाद भी ये 2 का पावर 1.4 हम लोग निकाल नहीं पाएंगे खुद से। इसको मोबाइल में ही करके देखिएगा, कुछ आएगा, है ना। 2 raised to 1.4 कैसे निकाल पाएंगे, कैलकुलेटर में ही देख लीजिएगा। ये टफ लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो देखिए जब भी ऐसा आएगा तो हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है, 1 माइनस T1/T2, ये T2/T1, ठीक है। तो T1 T2 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 T2 ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, TC/TH लिख देते हैं, ठीक है, TC/TH। तो TC/TH क्या होता है कि C से कोल्ड याद रखिएगा और H से हॉट याद रखिएगा, ठीक है। कोल्ड ये हॉट, तो कोल्ड हॉट ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए इंजन है, जब हमारा जो सोर्स है, जब मेरा जो फ्यूल है उस समय हम डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो इसको हम लोग कोल्ड बोलते हैं। जब वो जब सिंक में डाला जाएगा तब क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है सो हॉट हो जाएगा, ये इंजन के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। तो सिंक टेम्परेचर ये हो गया और ये सोर्स टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो जो हम लोग को बाहर में है जो टेम्परेचर वो क्या हो गया, सोर्स टेम्परेचर, और ये सिंक टेम्परेचर। और जो सोर्स टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, कोल्ड होता है, और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है। तो आप लोग जो वाला भी याद कर लीजिए, तो हम बेहतर होगा कि TC/TH याद रखिए, ठीक है ना। हॉट कोल्ड से आप लोग याद रह जाएगा। हॉट कब होगा, जब इंजन के अंदर जाएगा। कोल्ड कब होगा, जब पहले डालने से पहले, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा है कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन बोल रहा है कि निकालना है वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री। तो देखिए जब हम लोग करेंगे तो SI यूनिट लेंगे, ठीक है ना। तो SI यूनिट कितना होगा, जैसे SI यूनिट में टेम्परेचर निकालते हैं तो 127 डिग्री को अगर हम केल्विन में लिखें तो कितना होगा, 273 जोड़ दीजिए इसमें, है ना। तो 127 में 273 जोड़ दीजिए, कितना होगा, चलिए जोड़ के देखते हैं कितना होगा। 273 और 27, 7 3 10 के शून्य हाथ में 7 2 9 10 हाथ में 1 2 3 400, यानी कि ये क्या हो गया 400 केल्विन, क्या हो गया 400 केल्विन, ठीक है। और ये क्या है 27 डिग्री। अगर सिर्फ 27 रहेगा और 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस, पहले कितना था कोल्ड वाला, ये कोल्ड वाला कम होगा और हॉट वाला ज़्यादा होगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 300, नीचे कितना जाएगा 400 केल्विन।
तो इसको एलसीएम आप लोग ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 400 आएगा। 400 गुने 1, तो यहाँ पे 400 माइनस 300, तो कितना हो जाएगा 100 बटा 400। ये जीरो 4 गुने 100, परसेंटेज का क्या होता है 100, तो 4 से करोगे तो कितना आएगा 25%। तो क्या हो जाएगा 25% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा ये कैसे किए। सबसे पहले हम लोग इसका टेम्परेचर को क्या करें, केल्विन में बदल दिए। केल्विन में बदलने के लिए क्या किए, 273 से जोड़ दिए। उसके बाद क्या होता है, ये जो इफिशियंसी क्या होता है 1 माइनस TC/TH। तो TC क्या हो गया कोल्ड यानी सोर्स में, और ये हो गया हॉट में। TH क्या हो गया हॉट यानी कि सिंक का टेम्परेचर। तो हम इसको क्या कर लें 1 माइनस 300 बटा 400 करते हैं, और ये इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। तो 28 क्या बोल रहा है कि ए इंजन हैज इफिशियंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स इफिशियंसी इज डबल्ड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज। तो देखिए हम लोग का अभी इफिशियंसी कितना है 1/6 है। ठीक है, हम लिख देते हैं 1/6। तो 1/6 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस TC/TH। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और आगे देखेंगे तो TH इक्वल टू क्या निकलेगा, TH इक्वल टू यहाँ पे TH माइनस TC। यहाँ पे एक्चुअली ऊपर में देखा जाए तो ये क्या आ रहा है कि जो हॉट और कोल्ड का डिफरेंस आ रहा है, यानी सोर्स और सिंक का टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम मान लीजिए कि 6x ले रहे हैं, नीचे 6 लाना है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 6x लाना है। अगर इसको हमको x काट दें तभी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 माइनस 5। ठीक है, अगर हम मान लिए कि TH यानी जो हॉट है वो 6x है, यहाँ पे हम लिख दिए 6x है, और जो कोल्ड है वो 5x है। तो 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और x कैंसिल हो जाएगा और 1/6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस अनुसार हम यहाँ पे क्या निकाल लिए कि यहाँ पे क्या आएगा 6x, कि इसको हम लिख देते हैं 6x माइनस 5x। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ जाता है वही ऊपर आता है ना, और माइनस अगर 5x हम अपने से घटा दिए तो क्या आ जाएगा x आएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा और 1/6 इफिशियंसी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब है सो हमारा क्या हो रहा है कि इफिशियंसी क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है। तो डबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इफिशियंसी। अब इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए 1/3 हो जाता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूज 62 डिग्री है, सो रिड्यूज हो जाता है। तो हम जो हॉट है किसका सिंक का, तो सिंक कैसा होता है हॉट होता है, नीचे वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 6x माइनस 62 डिग्री। ठीक है, तो 6x माइनस 62 डिग्री होगा। तो ऊपर क्या होगा कि अगर हम 6x माइनस 62 लिख रहे हैं तो इसमें भी माइनस 62 होगा, इसमें भी माइनस 62 होगा, और इस माइनस के चलते क्या होगा 62 है सो कैंसिल, क्योंकि 62 है सो दोनों में से माइनस हो रहा है, तो मिला जुला के ऊपर क्या हो जाएगा x ही जाएगा। ठीक है, अब है सो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 62, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 3x इक्वल टू 62, और x इक्वल टू निकल के आएगा 62/3। तो ये वाला है सो अगर हम 5 से पुट कर दें, अगर हमको पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर सोर्स, तो 5x क्या है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, 5 × 62/3 करेंगे तो आ जाएगा। तो 3 दूना 6 लगभग 20, और 20 × 25 कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो यही 99 आसपास में आ रहा है, तो ये 99 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। तो ये आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ ए आइडियल गैसेज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है पीवी कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्या है डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीबी क्या देता है आर देता है। यहाँ पे सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। तो 31 क्या बोलता है ए प्रोसेस इज से रिवर्सिबल इफ। तो रिवर्सिबल कब होता है
तो देखिए अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये इसके पास हीट है, ये हीट है तो सराउंडिंग में जा रहा है, तो सराउंडिंग वाला भी हीट अगर सिस्टम में आएगा तभी तो रिवर्सिबल कहलाएगा ना। तो वही चीज़ है कि बोथ द सिस्टम एज वेल द सराउंडिंग, ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया और इसके पास वाला क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट, है ना। तो जो यहाँ पे रिलीज किया था वो उसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, है ना। आप दिए थे, लौटा दिया, तो क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32। एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। देखिए एडियाबेटिक क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हीट लॉस नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए कि सिस्टम का जो हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जा पाता है, तो इसमें क्या कांस्टेंट आता है, हीट होता है। देखिए टेम्परेचर हीट बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसमें हीट बोल रहा है, चलिए हीट ही होता है कि एक्चुअली ये हीट ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। तो क्या होता है, जो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ। तो देखिए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन का हम लोग फॉर्मूला जान गए हैं कि ईटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - TC/TH, यानी कि ये हो गया सोर्स का टेम्परेचर और ये हो गया सिंक का टेम्परेचर, ये हो गया सिंक का और ये हो गया सोर्स का। तो सोर्स का टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो कौन सा हो जाएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा, सोर्स और सिंक दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। देखिए आइसोथर्मली कंप्रेस्ड कर रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी जब जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, डेल्टा यू कांस्टेंट होता है। क्योंकि देखिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कब चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम अगर इसमें हीट देते हैं तो हीट यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने ही से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ता घटता किससे, टेम्परेचर गेन करने से ही होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर गेन नहीं कर रहा है, आइसोथर्मल है, जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर है। तो वहाँ पे जो पहले से जो जितना होगा इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन। तो इसमें जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो है सो वर्क डन में चला जाता है। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक में ये मतलब एक्चुअली फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जिसे हम लोग देखे थे ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू यानी कि जो हमें हीट सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और ये डेल्टा यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई किए वो किसके इक्विवेलेंट हुआ, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, यानी जो वर्क डन है उसके बराबर हुआ, तो है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37। तो 37 क्या बोल रहा है कि व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। देखिए मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें है सो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा, जिससे इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इसका चेंजेज होगा, बढ़ जाएगा, ये एक्चुअली ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इनक्रीजेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल हुज वैल्यू इज इक्वल फॉर द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज। तो क्या होता है, जो जीरोथ लॉ होता है किस बेसिस पे होता है, तो टेम्परेचर होता है। तो यही होता है ना, जैसे ए और बी क्या था, एडियाबेटिक से डिफरेंट था, और यहाँ एक कंडक्शन वाल था जिसमें एक सिस्टम सी था। तो यहाँ पे ए और बी में एडियाबेटिक था, ये दोनों हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता था, लेकिन ये सी के थ्रू क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, तो वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज थर्मोडाइनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो थर्मोडाइनेमिक स्टेट वेरिएबल कौन है? इंटरनल एनर्जी। देखिए टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी क्या है? थर्मोडाइनेमिक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, वर्क नहीं है, हीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40। यहाँ पे देखिए आंसर डी दे दिया, नन ऑफ दीज, लेकिन ये गलत है। ये इंटरनल एनर्जी तो है, थर्मोडाइनेमिक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ही आप लोग याद कीजिएगा। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबार मतलब क्या हो गया? उसका कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। तो 41 क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इम्प्लाइज। तो इसमें ये क्या बोलता है कि कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं हो सकता है। तो नो हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट। ठीक है। 42 क्या बोलता है कि इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंजेज। आइसोकोरिक माने मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पे डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर चेंज ही ना हो, यानी डेल्टा चेंज मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो आए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर द पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, और ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार यानी आइसोबारिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबारिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए यही ग्राफ ऐसे कर देता, जैसे ये भी है, ये पी है, ऐसे करके दे देता। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम है जो क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, और प्रेशर सिर्फ बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? आइसोकोरिक है। तभी ये ऑप्शन हो जाता सही। इस डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।